तो चलिए दोस्तों, मैं ऋतिक कुमार पाल EW आरा वाला अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्वायत्त राज्यों के क्रम में हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में पढ़ा, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज बंगाल की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बंगाल के बारे में देखते हैं। तो अगर बंगाल की वर्तमान स्थिति अभी भारत में देखा जाए तो इस क्षेत्र में है, और यहाँ दिल्ली से मुगल शासक जो होते हैं इस क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट, एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को दिया जाता है। तो देखिए, जो बंगाल राज्य का नींव डालने का प्रारंभ किया था वो मुर्शिद कुली खां के समय से ही प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय से बिहार और बंगाल क्षेत्र में सूबेदारों की नियुक्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी में मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके अगला पॉइंट है 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। तो देखिए, 1717 में सूबेदार नियुक्त होने से पहले मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब द्वारा 1717 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, और उस समय जो मुगल सूबेदार थे वो अजीमू शान थे। ठीक है, अजीमू शान थे। ये जो अजीमू शान थे ये एक धनी परिवार से बिलोंग करते थे, जिसके कारण ये दिल्ली में ही रहते थे और वास्तविक सत्ता मुर्शिद कुली खां के ही हाथों में था। तो उसी समय से इन्होंने वास्तविक तौर पर बंगाल की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, इसके बाद सूबेदार के रूप में इनकी नियुक्ति, तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, इसके बाद इनके समय में 3 विद्रोह होता है। ठीक है, जिसमें पहले विद्रोह में सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद थे। वहीं दूसरा विद्रोह देखा जाए जिसमें सुजात खां थे और तीसरा में नजात खां थे। ठीक है, इन्होंने एक और कार्य किया जो कि बंगाल की राजधानी जो थी वो मुर्शिद कुली खां से पहले जो शासक थे उनके समय में बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में राजधानी परिवर्तन किया, जो कि ढाका से मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी को ले गया। इसके बाद प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी इनकी काफ़ी भूमिका रही। प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र के सुधार में भी इनकी भूमिका रही, जिसमें ये खालसा भूमि का नाम देते हैं खालसा भूमि। तो आइए हम लोग खालसा भूमि के बारे में जानते हैं। खालसा भूमि होती क्या थी? तो खालसा भूमि, जैसे हम लोगों ने हैदराबाद में पढ़ा था जागीरदारी व्यवस्था के बारे में, जो कि भूमि का मालिक जागीरदार होते थे, तो उन्हीं जागीरदारों से भूमि को लेकर के इन्होंने उस भूमि का नाम दिया खालसा भूमि। ठीक है, तो जागीरों के पास जो भूमि थी और खालसा भूमि में अंतर क्या थी, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जागीरों के पास जो भूमि थी ना, उस पर जागीरों का नियंत्रण होता था, लेकिन जब खालसा भूमि में परिवर्तित हो गया
जिस पे वास्तविक तौर पे सरदारों के नियंत्रण में भूमि होती थी। तो उसी को हम लोग खालसा भूमि कहते हैं। इसमें लिखा भी है कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को क्या कहते हैं? खालसा भूमि। ठीक है। इसके बाद इसी खालसा भूमि पर ये इजारेदारी व्यवस्था लाया। ठीक है। तो इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? तो भू राजस्व की वसूली के लिए ठेके पर आधारित नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तो आइए हम लोग इजारेदारी व्यवस्था के बारे में समझते हैं। इजारेदारी व्यवस्था में क्या थी कि ये लोग, अब तो भूमि जो थी वो बादशाह के नियंत्रण में आ गई। तो बादशाह क्या करते थे कि इस पे बोली लगाते थे। जैसे बोली लगाया जाता है ना, 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, वैसे ही। तो जो भी ज़्यादा पैसे की बोली लगाते थे उन्हीं को ये लोग भूमि सौंप देते थे एक, और उसका एक टाइम लिमिट कर देते थे। जैसे पहले देखा जाए तो पहले 5 साल था, लेकिन कुछ समय के बाद अगर सही समय पर कर की अदायगी न करने के कारण उसको वार्षिक कर दिया गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष कर को देना पड़ता था। ठीक है। तो ये जो इजारेदारी व्यवस्था थी, तो इसमें भूमि को ठेके पर दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद तकावी ऋण के बारे में हम लोग जानते हैं। गरीब किसानों को कृषि विकास और भू राजस्व को चुकाने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। तो देखिए, इजारेदारी व्यवस्था में क्या थी ना कि किसानों को ये लोग काफ़ी लूटते खसुटते थे, जिसके कारण कृषकों के अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। उनके पास अब पैसा रह नहीं गए थे। जब पैसा नहीं थे तो वो लोग फसल नहीं उगा पाते थे, और फसल नहीं उगा पाते थे तो पैसा नहीं आती थी, पैसा नहीं आती थी तो इनको ये लोग कर नहीं दे पाते थे। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक लालच दिया, जिसको हम लोग तकावी ऋण बोलते हैं। हालांकि अगर वास्तविक तरीका से देखा जाए तो इसमें कृषकों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो भी इजारेदार थे, मतलब इजारेदारी प्रथा से जो भी ठेके पे भूमि लेते थे, ये लोग आंख बंद करके कर की वसूली करते थे। कितना फसल हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। ये लोग बस कृषकों को तकावी ऋण इसलिए प्रदान की जाती थी ताकि ये लोग अपना फसल को उपजाए और इसी में लगे रहे, ताकि हम लोगों को फायदा होते रहे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाने देखिए, अब इसके बाद 2 शासक आते हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद 2 शासक आते हैं। एक शासक का नाम होता है शुजाउद्दीन, और एक शासक का नाम होता है सरफराज खां। ठीक है। तो इन लोगों का उतना कोई बड़ा योगदान, सरफराज खां जो होता है एक अयोग्य शासक हुआ करता है, जिसको 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच एक गिरिया का युद्ध होता है, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर देते हैं और बंगाल की सतह पर बैठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने बंगाल के शासक को बंगाल के शासक की हत्या कर देते हैं। तो भाई ये लोग नाराज हो जाते हैं। तो मुगल शासक को खुश करने के लिए इन्होंने उस समय 2 करोड़ रुपया का नजराना दिया था। अलीवर्दी खां ने मुगलों को 2 करोड़ रुपया का नजराना दिया था। लेकिन समझने योग्य बात यह है कि इसके बाद इन्होंने कभी भी नजराना नहीं दिया। यानी कि अगर कहा जाए तो मुगलों से स्वतंत्र शासन की वास्तविक जो स्थापना थी अलीवर्दी खां ने ही किया। मुर्शिद कुली खां ने तो नींव रखी थी, लेकिन मुर्शिद कुली खां स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुर्शिद कुली खां ने कभी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लेकिन वास्तविक तौर पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। लेकिन ये जो अलीवर्दी खां बनते हैं तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं
मुगलों से, ठीक है। इसके बाद इनके समय में मराठों का आक्रमण हो रहा था। बंगाल के क्षेत्रों में मराठों का आक्रमण हो रहा था। तो मराठा के आक्रमण से परेशान होकर के, मराठों के लगातार हमलों से परेशान होकर अलीवर्दी खां ने रघुजी भोसले से संधि की। इसके तहत मराठों को उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा और वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया, ठीक है। तो जो ये रघुजी भोसले के साथ इनको संधि करना पड़ा अलीवर्दी खां को, ठीक है, और उड़ीसा का क्षेत्र इनको सौंपना पड़ा, ठीक है। इसके बाद इनका जो कार्य था, अलीवर्दी खां ने किलेबंदी पर रोक लगाई। तो उसने अंग्रेजों को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी। जब किलेबंदी अंग्रेज और फ्रांसीसी कर रहे थे तो इस पर इन्होंने रोक लगाया था। इनका एक कार्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। इनका प्रसिद्ध कथन देखिए था कि उसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ठीक है। उन्होंने बताया था कि यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है, अगर इनको ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और इनको अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर ये लोग मार डालेगी, ठीक है। इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद शासक बनते हैं सिराजुद्दौला, जिनका कार्यकाल 1756 से 1757 होता है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जो था ना, वो अलीवर्दी खां की सबसे छोटी बेटी का पुत्र था, ठीक है। तो इनको शासक बना दिया जाता है तो बाकी लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। तो वहीं आगे पढ़ना है कि प्रमुख विरोधी, इनके विरोध में कौन कौन खड़े हो जाते हैं। तो इनकी एक मौसी होती है घसीटी बेगम, इसके बाद पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, इसके बाद बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर, जिसने सबसे बड़ा विश्वासघात किया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। ये लोग तो दुश्मन थे ही, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन इनका सेनानायक था, जिनका नाम मीर जाफर है। ये सबसे बड़ा दुश्मन था जो कि प्लासी के युद्ध में इनसे छल किया, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है। इसके बाद इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना होती है, जो कि 20 जून 1756 को होती है। तो देखिए, ब्लैक होल की घटना के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लैक होल की घटना जो थी ना, इसको एक हलवेल नामक अंग्रेज ने, जो कि उसी घटना से संबंधित है, हलवेल नामक अंग्रेज ने इसको बताने का प्रयास किया था, जो बताता है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 अंग्रेज मर गए थे, जिसमें मात्र केवल 23 अंग्रेज बचे थे। उसी में हलवेल भी था। कि इन्होंने ही इस घटना का विवरण दिया। तो यही कालकोठरी की घटना है। इसके बाद, जिसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है इन्हीं के शासनकाल में, 23 जून 1757, ठीक है। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें वहीं मीर जाफर ने इनके साथ विश्वासघात कर दिया, क्योंकि सेना नायक यही था इनका। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों को सीधे शासन तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें बंगाल में मनचाहे अधिकार और एक कठपुतली नवाब मिल गया। तो एक कठपुतली नवाब, जिनका नाम होता है मीर जाफर, इनके बाद शासक आते हैं मीर जाफर। अंग्रेजों का मतलब प्लासी के युद्ध के बाद सीधा शासन तो नहीं मिला, लेकिन एक कठपुतली नवाब मिल गया मीर जाफर, जिससे ये लोग जैसे भी चाहें अपना कर वसूल सकते थे या बंगाल के क्षेत्र पर नियंत्रण रख सकते थे। मीर जाफर के बारे में, तो मीर जाफर को एक उपाधि मिली है, जिनमें इतिहासकारों ने इन्हें क्लाइव का लीडर कहा है, ठीक है। इसके बाद अगले शासक मीर कासिम आते हैं, जो कि राजधानी परिवर्तन भी करते हैं। इसने अंग्रेजी हस्तक्षेप से बचने के लिए बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, ठीक है। और ये एक सैन्य सुधार करते हैं। मुंगेर में तोप और बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा सेना का नए सिरे से पुनर्गठन किया।
और इन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध संयुक्त सेना जिसमें बंगाल का पदस्थ मीर कासिम थे, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम थे। तीनों की संयुक्त सेना का जुड़ाव अंग्रेजी सेना के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, जिसमें अंग्रेजों का विजय प्राप्त हुआ और इसका परिणाम हुआ कि अंग्रेजों को पूर्ण विजय हुई, जिसमें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। तो हम लोग बक्सर प्लासी के युद्ध में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश का भारत विजय, उसमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम यही बंगाल यहीं से खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग अवध के बारे में चर्चा करेंगे। अवध उस समय का बहुत ही समृद्धशाली प्रांत हुआ करता था, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इनका विस्तार था और उत्तरी भारत और बंगाल के क्षेत्र में व्यापार का मुख्य मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। तो चलिए अब हम लोग अवध के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो अवध राज्य के संस्थापक जो होते हैं वो सादत खां को कहा जाता है, जो कि अवध राज्य की स्थापना करते हैं, सादत खां। इनकी पहचान ये ईरानी गुट का था। सादत खां जो थे ये ईरानी गुट के थे, ठीक है। इनका सबसे बड़ा काम था, इसने सही तरीके से लगान तय किया, जमींदारों के जुल्मों से बचाकर किसानों की हालत सुधारी। तो इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। इनके समय में किसानों की स्थिति थोड़ी सुधरी, किसानों की स्थिति में थोड़ी सी सुधार हुई, जो कि लगान वसूलने की प्रक्रिया में इन्होंने संशोधन किया और किसानों के हालात को सुधारने में भी प्रयास किया, ठीक है। इनको एक उपाधि मिलती है, जो कि मुगल राजा मोहम्मद शाह ने इसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी और 7,000 का मनसब दिया, ठीक है। बुरहानुल मुल्क द्वारा मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके बाद इनके समय में घटना होती है, जो कि 1739 में जब नादिर शाह ने हमला किया तो मुगल राजा ने इसे मदद के लिए दिल्ली बुलाया था। तो जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पे, तो मुगल शासक जो मोहम्मद शाह थे, इनको मदद करने के लिए दिल्ली बुलाए थे। इन्हीं के डर से इन्होंने आत्महत्या कर ली और इनकी मौत हो गई, ठीक है। इनके बाद दूसरा शासक आते हैं सफदरजंग। इनका असली नाम अबुल मंसूर खां था। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं कि थे कौन। तो 1739 में सादत खां की मौत के बाद उसका भतीजा और दामाद अवध का नया नवाब बना, ठीक है। सादत खां की मृत्यु के बाद इनका भतीजा और दामाद जो थे, भतीजा भी थे और इनके दामाद भी थे, जिनका नाम सफदरजंग था। इनके बाद अगला शासक बनते हैं और इनके समय में देखिए क्या क्या हुआ। एक लखनवी तहजीब की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसी के राज्य में लखनऊ की मशहूर संस्कृति और अदब की शुरुआत हुई। तो एक लखनऊ की प्रमुख संस्कृति थी जिसे लखनवी तहजीब कहा जाता था। तो इन्हीं के समय में उसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसके बाद इनको नवाब वजीर कहा जाने लगा। आखिर इनका नाम नवाब वजीर क्यों पड़ा। तो 1748 में मुगल राजा मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर बना दिया। नवाब तो यह था ही, वजीर भी बन गया, इसीलिए इसे नवाब वजीर कहा जाने लगा। नवाब वजीर इनको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि मोहम्मद शाह जो थे ना, इनको अपना वजीर बना लिए। ये तो पहले से अवध का नवाब था, इसके बाद वजीर का भी पोस्ट मिल जाता है, तो इन दोनों को कंबाइंड करके इनको नवाब वजीर कहा जाने लगा, ठीक है। इनके बाद अगला शासक आते हैं सुजाउद्दौला। इनको इनाम भी मिलता है, इनको एक इनाम मिलता है। वजीर बनने के साथ ही इसे इलाहाबाद का इलाका भी मिल गया।
वजीर तो बनते हैं, मुगल शासक मोहम्मद शाह इनको वजीर बनाते हैं और साथ ही इन्हें इलाहाबाद का क्षेत्र भी इन्हें सौंप देते हैं। इसके बाद आते हैं अगला शासक शुजाउद्दौला। सफदर जंग की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नया शासक बना। सफदर जंग की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? तो शुजाउद्दौला। इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने यहाँ शरण दी। तो जो भगोड़े बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, जो कि बक्सर के युद्ध में तीनों की संयुक्त सेना के साथ लड़ाई हुई थी और इलाहाबाद का संधि हुआ था, इसके बाद ये वहाँ से भाग गए थे। भागने के बाद इनको फिर से बुलाने का कार्य कौन किया? तो यही किया शुजाउद्दौला। इन्होंने अपने यहाँ इनको शरण दी। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो अवध का सबसे अंतिम नवाब कौन होते हैं? तो शुजाउद्दौला। इन्हीं के समय में जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था, इन पे आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन के कारण अवध को ब्रिटिश राज में विलय कर दिया। तो चलिए, धन्यवाद।